आज हम अमेरिका के संघीय न्यायपालिका का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम इसके संगठन को देखेंगे। अमेरिका में न्यायालय दो प्रकार के हैं, एक है व्यवस्थापक न्यायालय और दूसरा है संवैधानिक न्यायालय। पहले हम व्यवस्थापक न्यायालय को जानने का कोशिश करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि अमेरिका के संविधान में इस न्यायालय का उल्लेख नहीं किया गया है, बल्कि कांग्रेस के द्वारा अपने विधायी कानूनों के द्वारा इस न्यायालय का निर्माण किया गया है। इसके अलावा इन न्यायालयों को कोई न्यायिक शक्ति प्रदान नहीं की गई है, बल्कि कांग्रेस के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उनको लागू करवाने या क्रियान्वित करने में ये प्रशासन की सहायता करता है। इसके अलावा जिसके जो न्यायाधीश हैं उनको महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा पद मुक्त नहीं किया जा सकता है, बल्कि प्रशासन के द्वारा इसे बिना महाभियोग की प्रक्रिया लगाए इसको पद से हटाया जा सकता है। इसके बाद आएगा इसमें संवैधानिक न्यायालय। इसमें बताना है कि अमेरिकी संविधान में धारा 3 के अंदर तीन स्तरीय न्यायालयों की व्यवस्था की गई है। पहला है इसमें जिला न्यायालय, दूसरा है संघीय अपील न्यायालय और तीसरा है सर्वोच्च न्यायालय। तो अब हम इन तीनों न्यायालयों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहला है इसमें जिला न्यायालय। इसमें बताना है कि ये न्यायपालिका का सबसे नीचे वाला न्यायालय होता है और अमेरिका में वर्तमान समय में इनकी संख्या 88 है। और इसमें बताया गया है कि अमेरिका के प्रत्येक राज्य में कम से कम ये न्यायालय होना चाहिए। इसके बाद आता है इसमें न्यायाधीशों की संख्या का मामला। तो इसमें संविधान में लिखा गया है कि इसके न्यायाधीशों की संख्या 1 से 16 तक हो सकती है और इसमें जिला न्यायालय के पास केवल एक ही अधिकार होता है, वो होता है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, क्योंकि इसमें अपील नहीं की जा सकती है क्योंकि सबसे नीचे वाला न्यायालय होता है। और इसके प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में दीवानी और फौजदारी दोनों तरह के मुकदमे भी पेश किए जा सकते हैं। इसके बाद हम दूसरा इसका देखेंगे संघीय अपील न्यायालय। इसमें बताना है कि जिला न्यायालय से ऊपर संघीय अपील न्यायालय का गठन किया गया है। ये न्यायालय अलग अलग क्षेत्रों का दौरा करते हुए अपना कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें दौरा करने वाले न्यायालय भी कहा जाता है। इन न्यायालयों की कुल संख्या 11 है। इस न्यायालय की स्थापना सर्वोच्च न्यायालय में कार्यभार बढ़ने के कारण की गई है, क्योंकि इस न्यायालय के द्वारा वो सभी कार्य किए जाते हैं जो सर्वोच्च न्यायालय में आते हैं। इस न्यायालय के पास प्रारंभिक क्षेत्राधिकार तो नहीं है, लेकिन जिला न्यायालय में के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार इस न्यायाधीशों को दिया गया है। इस न्यायालय में जो न्यायाधीशों की संख्या है वो 309 हो सकती है और इसके साथ साथ इसके न्यायालयों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा सीनेट की सहमति से ही की जा सकती है। ये था हमारा संघीय अपील न्यायालय। इसके बाद हम देखेंगे इसका सर्वोच्च न्यायालय। अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय बताना हमें सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1789 के न्यायिक अधिनियम के अनुसार हुई है। सबसे पहले इसका जो स्थापना थी वो न्यूयॉर्क नगर की बाल स्ट्रीट में हुई थी, उसके बाद फिलाडेल्फिया और वर्तमान समय में ये वाशिंगटन में स्थित है। अब देखेंगे हम इसकी रचना कंपोजिशन। तो इसमें बताना है कि प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 6 थी, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 5 अन्य न्यायाधीश थे। लेकिन वर्तमान समय में 1869 के बाद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 9 है। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश होता है और 8 अन्य न्यायाधीश होते हैं। अब देखना है कि इसकी नियुक्ति कैसे होती है। जिस प्रकार जिला न्यायालय में है उसी प्रकार से नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय में होती है, अर्थात न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन इसके पीछे सीनेट की सहमति का होना आवश्यक होता है। इनकी योग्यता के बारे में कोई उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है। इसके बाद देखेंगे हम इनके वेतन और भत्ते। तो इसमें बताना है कि इसके भत्ते और वेतन का निर्धारण कांग्रेस के द्वारा किया जाता है और वर्तमान समय में मुख्य न्यायाधीश को प्रति वर्ष $1,71,500 मिलते हैं और अन्य न्यायाधीशों को $1,64,100 प्रति वर्ष प्राप्त या दिए जाते हैं।
और न्यायाधीशों की जो पदावधि है उसके बारे में उन्हें आजीवन पद पर रहने का अधिकार प्राप्त होता है। जब तक वो कोई 70 साल तक इस्तीफा नहीं देते उन्हें पद से नहीं हटाया जा सकता। उसके बाद आता है इसमें महाभियोग की प्रक्रिया। इसमें बताना है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को केवल महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा ही हटाया जा सकता है। इसके लिए प्रस्ताव पहले प्रतिनिधि सभा में प्रस्तुत किया जाता है। यदि प्रतिनिधि सभा 2/3 बहुमत से उसको पारित करती है तो उसे सीनेट में भेजा जाता है। सीनेट उसका अध्ययन करती है और जानकारी लेती है। अगर उसे लगता है कि प्रतिनिधि सभा ने जो आरोप लगाए हैं वो सत्य हैं और सीनेट भी उसको 2/3 बहुमत से पारित कर देती है तो ये अभियोग अपना कार्य पूरा कर लेता है और उस अधिकारी को अपना पद छोड़ना पड़ता है। इसके बाद आएगा सर्वोच्च न्यायालय की कार्यविधि। इसमें बताना है कि सर्वोच्च न्यायालय का अधिवेशन प्रति वर्ष अक्टूबर के प्रथम सोमवार से प्रारंभ होता है। प्राय अगले वर्ष के जून माह के पहले सप्ताह तक ही चलता रहता है। विशेष अवकाश पड़ने पर मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का विशेष अधिवेशन भी बुला सकता है। अभियोगों की जो सुनवाई होती है अभियोगों की वो होती है मंगल, बुध, गुरु तथा शुक्रवार को। शनिवार को न्यायाधीशों पर परस्पर विमर्श करते हैं और सोमवार को सार्वजनिक रूप से निर्णय दिए जाते हैं। अभियोग की सुनवाई तथा निर्णय के लिए 6 न्यायाधीशों की गणपूर्ति रखी गई है, यानी सर्वोच्च न्यायालय की गणपूर्ति 6 रखी गई है। इसके बाद हम आएगा इसमें अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार। तो इसके पास 2 क्षेत्राधिकार हैं। पहला है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। तो हमें इसमें देखना है कि अमेरिका इन क्षेत्राधिकारों का प्रयोग कैसे करता है। तो इसमें बताना है कि सर्वोच्च न्यायालय इसमें 2 प्रकार के जो अभियोग हैं उसके आधार पर ही इसमें प्रारंभिक अभियोग या अपील डाली जा सकती है। पहला है इसमें कि राजदूतों, वाणिज्य राजदूतों अथवा अन्य प्रकार के विदेशी प्रतिनिधियों तथा सार्वजनिक मंत्री से संबंधित मामले होने पर। और दूसरा है वे मामले जिनमें संयुक्त राज्य अमेरिका या कोई एक या एक से अधिक राज्य एक पक्ष हों, यानी ये दोनों प्रकार के जो मामले हैं वो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आते हैं, यानी ये सीधे ही सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं या इनकी सुनवाई हो सकती है। दूसरा है इनका अपीलीय क्षेत्राधिकार। इसे बताना हमें कि सन 1935 के अधिकार क्षेत्र अधिनियम द्वारा सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार इन संवैधानिक मामलों तक ही सीमित रखा गया है। ये 2 प्रकार के मामले होते हैं। पहला है इसमें किसी राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा अमेरिका की किसी संधि या कानून के विरुद्ध निर्णय किए जाने पर या किसी ऐसे कानून को वैध घोषित किया गया हो जो अमेरिकी संविधान या संधि के विपरीत हो। दूसरा है इसमें जिनमें किसी संघीय न्यायालय के किसी राज्य की विधि को संघीय संविधान, संधि या कानून के विरुद्ध घोषित कर दिया हो। इसके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय में कुछ विशेष प्रकार के मामलों में जिला न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील की जा सकती हो। तो ये जो मैटर हैं दोनों ही इन्हीं मैटर्स के या अभियोगों के मामले ही सर्वोच्च न्यायालय में अपील के रूप में आ सकते हैं। इसके बाद हम इसमें देखेंगे न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार जो अमेरिका में है। इसका अर्थ होता है कि यदि किसी मुद्दे पर कांग्रेस का द्वारा जो कोई कानून बनाया जाता है उसकी अपील यदि सर्वोच्च न्यायालय में की जाती है तो सर्वोच्च न्यायालय उसकी व्याख्या कर सकता है, उसका अध्ययन कर सकता है और ऐसा करने के बाद उसे अगर महसूस होता है कि ये जो कानून बनाया गया है ये संविधान के अनुसार नहीं है तो ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय उस कानून को अवैध घोषित कर सकता है।